अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 69 है। चैप्टर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं जी। रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने आइज़ा 700 पढ़ा, जिसके अंदर हमने कहा अनमोडिफाइड रिपोर्ट जो है, अनमोडिफाइड ओपिनियन होता है जिसमें वो कैसी होती है रिपोर्ट और उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बेसिक उसके एलिमेंट्स हैं, वो हमने कंसिडर किए। देन हम आइज़ा 701 पे आए। की ऑडिट मैटर्स, उनको हमने डिस्कस किया कि की ऑडिट मैटर्स क्या हैं, और मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड भी है ये, बोथ एकेडमिकली एंड प्रैक्टिकली। अच्छा, अब हमने एक बात की थी कि यार ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके अंदर 4 या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट हैं। बाकी कंपनी अगर करना चाहें तो कर लें, बट लिस्टेड के लिए मस्ट हैं। जिसमें से एक चीज़ थी आपकी ये की ऑडिट मैटर का सेक्शन। ये लिस्टेड के लिए मस्ट है, बाकी के लिए ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शनल है। फिर हमने कहा था कि इस तरह ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जाके भी आपने की ऑडिट मैटर के हवाले से एक बात करनी होती है कि ये वो मैटर हैं जो 2-4 गवर्नेंस के साथ डिस्कस किए थे, ये वो, ठीक है। और हमारा इसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है। ये आपने एक उधर ही बात करनी है, ये भी जाहिर है तब लगेगी ना अगर ऊपर की ऑडिट मैटर है तो 2 बातें होगी, तो ये भी लिस्टेड के लिए। फिर हमने कहा था ये वही कैम के वाली बात के ऊपर ही ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने एक एथिक्स की बात भी करनी होती है कि हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है, वो भी लिस्टेड के लिए मस्ट है। फिर हमने एक बात की थी कि अदर इन्फॉर्मेशन का एक्सटेंडर जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आइज़ा 720, वो जो है वो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमने एनुअल रिपोर्ट से अदर इन्फॉर्मेशन जो कि रिपोर्ट के साथ पब्लिश हो रही है ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, उसको भी हमने देख लिया है कि और उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। मतलब ये ना हो कि उधर कुछ और लिखा है इधर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एक बात थी कि 700 के मुताबिक जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो चलता है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, उसके मुताबिक हर कंपनी के लिए लिखना है। तो आप ये समझ लें कि 700 के मुताबिक 5 डिफरेंसेज है दोनों में, और अगर ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन को देखा जाए तो उसके मुताबिक 4 डिफरेंसेज हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अभी तक हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो रिपोर्ट है अनमोडिफाइड ही। बात आ रही है समझ, मतलब उसके अंदर ओपिनियन मॉडिफिकेशन वाला नहीं डला। क्योंकि देखें, अगर लिस्टेड कंपनी देखी जाए तो उसके इसमें कैम तो डलना ही डलना था, तो मॉडिफिकेशन तो कोई भी नहीं हुई। तो पहले भी हमने जब इंगेजमेंट लेटर में आइज़ा 210 में भेजा होगा एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, हमने उसमें भी कैम का सेक्शन लिखा होगा, यार कैम भी डलेगा, इस तरह का लिखा ही होगा ना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए तो मस्ट है। ऐसे ही है। अगर आपको नहीं मिलता फिर भी कैम, तो आप बड़े नाअहल हैं और आपने फिर स्पेसिफिकली बताना है कि भैया मस्त था, ये होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला, आप बताते हैं कि देयर आर नो कैम, ठीक है। तो अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी मॉडिफिकेशन को जाने से पहले, आइज़ा 705 को जाने से पहले आई कैम ने बेहतर समझा कि आपको थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि यार एक तो आइज़ा 700 ऑब्वियसली जो आपका है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया के अंदर लगता है, बट अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी कानून को भी फॉलो करना है। पाकिस्तान में कानून कौन सा चलता है कंपनीज़ के ऊपर? कंपनीज एक्ट 2017, वो भी आपसे कुछ चीज़ें मांगता है, कुछ चीज़ें रिक्वायर करता है, जो कि आइज़ा 700 पढ़ते हुए भी हमने कहा था कि भाई जब सारा कुछ आप लिख लोगे उसके एंड पे भी अगर कोई और आपके लोकल लॉज के मुताबिक कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, आप उसकी हेडिंग दे देते हो और उसमें आप लिखते हो। भाई अब उस हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है वो देखते हैं। देन ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 जो है उसका जो फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का, एक नज़र ज़रा उस पर भी मार लेते हैं, ठीक है। आने ज़रा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट भाई ऑडिटर से क्या चाहता है? कंपनीज एक्ट भाई ज़ाहिर है यही चाहता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर भी बात करें थोड़ी, ठीक है, वो भी बताएं किस तरह से बनाए हुए हैं, क्या वेदर दे आर इन कन्फॉर्मिटी विद द कंपनीज एक्ट 2017। आपने भाई साथ ही ऑडिट रिपोर्ट खोल लेनी है। जब तक हम ये पढ़ते जाएंगे ना, ऑडिट रिपोर्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे उसको प्रिंट करवा के रख लें, ठीक है, चाहे PDF है, मोबाइल पे आप अगर लेक्चर ले रहे होंगे तो ज़ाहिर है फिर वो साथ साथ मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि रिपोर्ट का 4-5 पेजेस की होगी, प्रिंट करवा लें, मतलब हमें 20 रुपये भी नहीं लगने, ठीक है। तो वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसको आप पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, आपको इंशाल्लाह बड़ी इजीली समझ आएंगी चीज़ें। अच्छा, कहाँ पे था? तो भाई ये आपने करना है। अब वो कहता है कि आप ये बातें स्पेसिफिकली बताएं, जरा पढ़ें रिपोर्ट के अंदर बातें लिखी हुई हैं। वेदर और नॉट दे हैव ऑब्टेन्ड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्या उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं। ये कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, मतलब बेसिक सी बातें आप इजीली पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बस इसको रिटेन करना है, याद रखना है इन चीज़ों को, यार कौन कौन सी चीज़ें थी। Whether or not in their opinion proper books of accounts as required by act have been kept,
whether or not in their opinion statement of financial position and profit and loss account and other comprehensive income or the income and expenditure, और द इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसके लिए, अगर वो एनपीओ है, जाहिर है अगर कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा ना, आपको पता है उसका प्रॉफिट लॉस नहीं होता, उसका आप सरप्लस और डेफिसिट होता है, तो लेकिन उसका नाम सरप्लस एंड डेफिसिट अकाउंट नहीं है, कानून कहता है उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसलिए उसने लिख दिया वो वाला। बाकी तो स्टेटमेंट्स वही हैं, क्या वो भाई अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो कि एक्ट ने बताए हुए हैं, एक्ट ने कहाँ पे बताए होते हैं, इन थर्ड स्केड्यूल, यहाँ पे लिख भी लो आपको मजीद ज़रा याद भी रहेगा, एक्ट ने बताए हुए होते हैं थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 के भाई कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आपने इस्तेमाल करना है, हमने इस पर बहुत बार बात की है, ठीक है, तो क्या उसके मुताबिक बने हैं। देन वेदर और नॉट इन देयर ओपिनियन, और जो उनको बेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली है उसके मुताबिक ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन देगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, सही है। ये भी आपने लिखना है कि भाई स्टेट जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिजनेस के, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसके मामलात पे क्या बता रही है, मतलब कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, यही सिंपल आपने लिखना होता है। और इसी तरह जो इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम था, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ये मतलब आपने लिखना है। अब आप कहोगे कि सर ये ऊपर भी तो हम यही करके आए, देखिए वो करके आए हैं बेशक, लेकिन यहाँ पर एक्ट आपको कह रहा है कि स्पेसिफिकली एक बार दोबारा ये लिखो, ये मैं मांगता हूँ आपसे, मेरा भी दिल करता है, ठीक है, कि आप ये लिखें, तो वो स्पेसिफिकली आप लिखें यहाँ पे बात, ठीक है। फिर वो कहते हैं वेदर नॉट इन देयर ओपिनियन इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इनकर वर फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज बिजनेस, क्या वो कंपनीज के लिए थे, ये भी लिखना है। और फिर ज़कात एंड का भी लिखना है कि अगर ज़कात डिडक्टेबल थी तो क्या भाई वो डिडक्ट होकर पे हो गई है या नहीं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर इनमें से किसी चीज़ में मसला आ जाए, तो मिसाल तौर पर प्रॉपर बुक्स नहीं रखी गई, तो भाई अगेन प्रिंसिपल उसूल प्लीज़ आप लोगों ने याद रखना है ऑडिट रिपोर्ट का, कि अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किसी चीज़ के ऊपर कोई सेक्शन दिया हुआ है, शुक्र, अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर किसी चीज़ का कोई सेक्शन अवेलेबल है तो भाई आपने उसको उस सेक्शन के अंदर ही लिखना है, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। अगर प्रॉपर बुक्स नहीं रखी गई तो इसके ऊपर जाके मॉडिफिकेशन, हाँ ऊपर क्वालिफिकेशन ज़ाहिर है लग सकती है इस बेस पर कि भाई प्रॉपर बुक्स ही नहीं थी, जिसकी बेस पर हमें एविडेंस ही नहीं मिला, जिसकी बेस पर हम अगर मटेरियल है तो क्वालिफाई, अदरवाइज प्रोवेजिव है तो डिस्क्लेम करने जा रहे हैं, ये आप ऊपर लिखोगे बेशक, बट यहाँ पर भी लिखना है। या आप कह लें कि यार इतने बड़े लेवल की मटेरियल लेवल की तो मसला नहीं था उसके अंदर कि प्रॉपर बुक्स ना हो, लेकिन हाँ प्रॉपर बुक्स थी नहीं, कम थी, मसला कम था, तो भैया आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे। इस तरह ज़कात का अगर मसला है कि ज़कात कटी ही नहीं हुई, काटनी थी नहीं काटी, यहाँ पे लिखो। लेकिन अगर ज़कात इतने बड़े लेवल की थी कि भाई मटीरियल अमाउंट थी वो, फिर भी आपने नहीं काटी, तो फिर तो जाहिर है एक मिस स्टेटमेंट का मसला आ गया ना, क्योंकि आपने रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ उसको उस तरह, तो फिर आप ऊपर क्वालिफिकेशन भी दोगे, यहाँ पे मेंशन कर दो। बात आई समझ, क्योंकि अब इसका अलग से सेक्शन मौजूद है, तो अगर इनके मसाइल आते हैं तो अलग सेक्शन में ही आएंगे, ठीक है। छींके क्यों आना स्टार्ट हो गई हैं, लगता है कोई याद कर रहा है, बच्चे याद कर रहे होंगे और किसने करना है अब। अच्छा, वेयर द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन्स अ रेफरेंस टू एनी अदर रिपोर्ट, हाँ वो कहता है कि भाई अगर आप कोई रेफरेंस देना चाह रहे हो किसी और रिपोर्ट का, मिसाल तौर पे आपने 700 के मुताबिक रिपोर्ट देख ली, उसमें कोई रेफरेंस आपको ऐसा नज़र नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन कई बार जो चीज़ें हमने खुद से बनानी होती है ना, देखो एक तो वर्डिंग है ना अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली, वो तो हमने वही यूज़ करनी है जो स्टैंडर्ड ने बताई है, या जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 ने बताई है, वो वही यूज़ करनी है। हम वहाँ कहाँ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे मॉडिफिकेशन डलनी है ऑब्वियसली, ठीक है, कितना सिंपल हो गया वैसे, जहाँ पे मॉडिफिकेशन डालनी है, मतलब है कि अगर हमने कोई क्वालिफिकेशन डालनी है, अगर हमने कोई एमसी 2 मैटर 706 के मुताबिक, अदर मैटर 706 के मुताबिक डालना है, इस तरह की अगर हमने कोई चीज़ करनी है जो एक न्यू है, एडिशनल है, तो ये हम अपनी वर्डिंग में डाल सकते हैं। अब वहाँ पर एक चीज़ आपने प्रिंसिपल, अगेन एक उसूल याद रखना है। मैं आपको उसूल इसलिए कहता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि अगर आपको रूल्स बताए जाएँ यार फ़लाँ चीज़ें नहीं करनी, आप कोई और कर बैठोगे, वो आपको उसूल बताता है कि भाई उसूल क्या है। असूल सर एक और ये है ऑडिट रिपोर्ट का कि इसके अंदर आपने कुछ भी इस तरह से नहीं लिखना जिससे ये लगे कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं थी ये वाली।
ठीक, मतलब जो तो आपने स्पेसिफिकली बताई ना कि प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो 2 गवर्नेंस की है, फ्रॉड को देखना उनकी है, ये तो चलो सही है बातें, ये तो हैं भी उनकी, लेकिन मतलब है कि जिससे ये लगे कि यार ये इसके ऊपर जो ओपिनियन दिया जा रहा है ये मैं सारी की सारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स का मसला था, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू ओवरस्टेट की हुई थी, जिसके ऊपर मैंने रिपोर्ट दे दी। अब मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि क्योंकि भाई मैंने अपना ऑडिटर एक्सपर्ट यूज़ किया, जो भी उसने कहा मैंने उसी को मान लिया बगैर किसी प्रोसीजर के किए हुए, तो वो ही ये कह रहा है कि सर ये तो गलत लिखी हुई है, तो मैं इसके ऊपर क्वालिफिकेशन लगा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कहेगा भाईजान मना है, ये क्या हरकत है आपने की। याद है हमने आइजा 610 620 में भी ये पढ़ा था कि चाहे आप इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल करें या ऑडिटर एक्सपर्ट को इस्तेमाल करें, आप पहले नंबर पर तो कोशिश करें कि उसका रेफरेंस दे ही ना। अगर आपने रेफरेंस देना भी आपको लगता है कि ज़रूरी है रेफरेंस देना, जैसे कि आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन में बताना पड़ेगा ना कि भाई मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट इस्तेमाल किया हुआ था, तो हमने जब आइजा 500 के मुताबिक उसके ऊपर ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश की, मैनेजमेंट एक्सपर्ट याद है आइजा 500 के अंदर वो डिस्कस भी हुआ था। ठीक है, तो उसके ऊपर जब हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, हमें लगा यार इसकी रिलायबिलिटी नहीं है बंदे की, इसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो हमने अपना बंदा इन्वॉल्व कर लिया। अपना बंदा इन्वॉल्व किया, उसने कुछ और रिजल्ट निकाला। आप ये डिटेल बता सकते हो, बट वहाँ पर कहीं पर भी ये इन्फेरेंस ना आए, ये ख्याल भी ना आए कि यार आप अपनी जिम्मेदारी उतार के किसी और के कंधों पे डाल रहे हो, क्योंकि भाई ऑडिट रिपोर्ट इज़ योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, यू मस्ट ऑन इट। अपनी चीज़ को ऑन करें, सही है, अपनी चीज़ की जिम्मेदारी लें। तो ये उसने कहा कि आप कोई रेफरेंस दे सकते हो किसी का, किसी हवाले से, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर वो कहते हैं वेयर एनी ऑफ द मैटर रिफर्ड अबव इज आंसर इन नेगेटिव और विद क्वालिफिकेशन द रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजन फॉर सच आंसर अलॉन्ग विद द फैक्चुअल पोजीशन टू दी। अगर वो कहता है कि ये जो ऊपर बातें थी सारी कन्फर्मिटी नहीं है, फलां फलां नहीं है, ज़कात नहीं कटी हुई, कहता है वो अगर आप इसको नेगेटिव या क्वालिफिकेशन में लिखना है कि सर ये नहीं कटी ज़कात, या बुक्स नहीं प्रॉपर रखी गई, या स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स ट्रू एंड फेयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी नहीं दे रही, कहता लिख लें, लेकिन फिर आप उसका एक ज़्यादा डिटेल में बताएं क्यों आपको ये लगा, ये भी आप बताने साथ। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आइजाज एज अडॉप्टेड बाय द आई कैप। सिंपल है ये, मतलब रिक्वायरमेंट सारी किसकी है, कंपनीज एक्ट की हैं। अब ये आपके लिए आगे एक देखें रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया, इलस्ट्रेशन, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स, आगे ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, ये मतलब वो बता रहा है। पीछे वो कहता है आप पढ़ के आए हो आइजा 700 वाली, अच्छी बात है, हमने भी वही छापा मारा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने चेंज की हुई हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा अदर रिलेटेड मैटर्स के ऊपर भी आ जाए, बल्कि ये तो चलो एक अलग बात, फिलहाल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट देखें, इस तरह की रिपोर्ट भाई आपकी होती है। नीचे उसने लिख दिया सी रेगुलेशन, इसको फारिग करें, हमने ऑडिट रिपोर्ट जब देनी है, ये तो मतलब कि असल में उन्होंने छापा मार दिया ना, सीधा सीधा ही क्या उसका नाम है, रेगुलेशन में से ही कॉपी करके इधर लिख दिया है, इसलिए वो सारा कुछ आ रहा है। अदरवाइज़ ये स्टार्ट होगा, ऊपर लिखा हुआ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, नीचे लिखा होगा टू दी मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी जो भी है, रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आ गई, हेडिंग शेडिंग आ गई सारी, एड्रेस ही आ गया, ओपिनियन सेक्शन आ गया, उसमें क्या लिखा हुआ है, वी हैव ऑडिटेड दी एनेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट में लिखा और रिवाइज फाइनेंशियल, और अगर रिवाइज की हो, ठीक है, हो पता है ना कि वो हमने आइजा 560 के मुताबिक पढ़ा था सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर कि आप रिवाइज भी कर सकते हैं अगर बाद में कोई हो, तो कहता है अगर वो है तो वो लिख दो। वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कंप्राइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, वो लिख दोगे, एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम एंड, अच्छा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसको फारिग कराएं, ये तो एनपीओ के केस में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर देन एंडेड, ये देखें ओपिनियन सेक्शन में उसने कहा था ना कि आपने कंपनी का नेम लिखना है, आपने लिखना है कि हमने इनका ऑडिट किया, आपने लिखना है कि अलग अलग इनकी स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, अलग अलग पीरियड कौन सा पीरियड आपने सारा बताना है, सारा कुछ वो बता रहा है, इंक्लूडिंग अ समरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सो दैट वी हैव and we state that we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief are necessary for the purpose of audit। ये सर ऐसी ही वर्डिंग आपने लिखनी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इस वर्डिंग को थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें वही चेंजेस आएगी, कंपनी का नाम शाम चेंज आएगा और जो साल है वो चेंज हो गए, अदरवाइज वर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अब वो नीचे अपना ओपिनियन बताएगा कि भाई इन आवर ओपिनियन to the best of our information and according to the explanations given to us, the statement of financial position, statement of profit loss, सब के दोबारा से नाम आएंगे। ठीक है, वो क्या है जी, conform with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan
and give the information required by the Companies Act 2017 in the manner so required and respectively give a true and fair view of the state of the company's affairs as at 30 June 2024 whatever एंड ऑफ द प्रॉफिट, ये सारा कुछ आपने लिख देना कि भाई हमारे नज़दीक भाई बिल्कुल सही अकाउंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है, मसला ही कोई नहीं है, तो ये लिख दो, ये भाई आपने लिखना। बात आई समझ, वर्डिंग यही वाली होनी चाहिए। वर्डिंग देखें सिंपल याद रखने का वही है कि जहाँ पे मॉडिफिकेशन डलेगी ना, तो मॉडिफाई का मतलब करने का मतलब क्या, मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, हाँ, बट उसके भी कोई गाइडलाइंस बताइए कि इस तरह लिखना है। जैसे कैम के बारे में उसने क्या लिखा है, वही कैम सेक्शन में पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आएगी, ठीक है, आपका फिर अब कैम के अंदर आप क्योंकि शुरू से तो कोई कैम नहीं ना होगा, हर कंपनी के ऊपर ये लगना है, तो जो कैम नया डलेगा वो काइंड ऑफ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ही होती है, ठीक है, तो वो उसकी वर्डिंग शेडिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट उनके ही गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आ गया, सेक्शन नीचे आ गया, उसमें पहले कैम बताना है क्या है क्यों है, फिर आपने भाई उसको एड्रेस किस तरह किया, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। इस तरह हम आइजा 705 706 में पढ़ेंगे अदर मैटर पैराग्राफ, एमसीजो मैटर पैराग्राफ, उसमें भी हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको एक गाइडलाइन दे दी जाएगी यार लिखने का तरीका का इस तरह, बाकी वर्डिंग आपकी उस वक्त अपनी होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन है, एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर की भी खैर वर्डिंग स्पेसिफाइड होती है, बट उसके साथ कंडीशंस या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बताना जिस वजह से डिस्क्लेमर है वो तो आपकी अपनी वर्डिंग है, ठीक है जी। तो खैर ये तो अनमोडिफाइड वाला अभी तक चल रहा है। बेस्ट फॉर ओपिनियन के ऊपर वाला जो ओपिनियन किस बेस पे दिया, अब ये पढ़ लें ज़रा जाके, हमने पीछे जो पढ़े थे सेक्शन के बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर क्या होना चाहिए, याद है ना, ये हम जब उस दिन देख रहे थे सारा सिलसिला, बल्कि यार पहले भी डिस्कस हुआ है, पहले वो पीछे से हो गया था। ये बेसिस फॉर ओपिनियन स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आइजाज, रेफर करें जी अपनी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है, और ये बताएंगे जी हम इंडिपेंडेंट हैं, ये वो, तो यही सारा कुछ इसमें होगा। ये देखो आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दोज आर फर्दर डिस्क्राइब इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ आर रिपोर्ट, फिर आगे इंडिपेंडेंट है जी हम, ये वो सारा कुछ आ गया। अच्छा, फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी का अगर एप्लीकेबल होगा तो फिर आ जाएगा मटीरियल अनसर्टेनिटी, अगेन रिवाइज करवा दूँ आपको कब एप्लीकेबल होगा, अगर ये वाला सेक्शन मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये कब होगा कि भाई अगर गोइंग कंसर्न बेसिस तो अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है, बट स्टिल वहाँ पे कोई एक दो मटीरियल अनसर्टेनिटी है जो कि रिपोर्ट करनी है, तो फिर आप यहाँ पे करें। अगर तो ज़्यादा मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ हैं और मैनेजमेंट मान ही नहीं रही गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाने पे, इसका मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस इन अप्रोप्रिएट है, फिर यहाँ पे नहीं डलेगा, फिर ऊपर क्वालिफिकेशन या डिस्क्लेमर डलेगा आपका, सही है, उसकी बेस पर वो बात चलेगी वहाँ पे। एमसीजो मैटर पैराग्राफ ये आ जाएगा, ये आइजा 506 में की ऑडिट मैटर का, ये देखें उसने पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इसी तरह लिखनी है, की ऑडिट मैटर्स ये मैटर्स हैं फला, नीचे टेबल में उसने ये लिख देना। फिर इन्फॉर्मेशन अदर दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइजा 720, ये भी लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट है। फिर मैनेजमेंट एंड बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आ गई, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये सारा कुछ देखते रहे। मेन जो बात थी वो क्या है, ये देखो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये जो कंपनीज एक्ट की अब चीज़ें हैं वो क्या है, वो कहते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑडिट वी रिपोर्ट दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट, सही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये जो सारे हैं ये सही है, इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इनकम वगैरह ये ओके सीन है, ज़कात का सीन आ गया। नीचे अदर मैटर पैराग्राफ अगर डालना हो तो ये भी हर सूरत में तो नहीं होता, आइजा 706 में पढ़ेंगे कब होता है, और ये उसने उसका एक बता दिया प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, इस केस में आमतौर पे अदर मैटर डल जाता है इसलिए लिख दिया। इंगेजमेंट पार्टनर का उसने बता दिया, सिग्नेचर प्लेस लोकेशन आ गई, ठीक है। नीचे फुट नोट्स में उसने मज़ीद बताया हुआ है कि ये आप चीज़ें कर सकते हैं चेंज, ठीक है जी। चलें, ये तो थी हमारी रिपोर्ट, इसको आपने तसल्ली के साथ पढ़ना है। जो आप लोगों के पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, उनकी भी देखें, एक से ज़्यादा 2-4 कंपनियों को देखें, आपको सेम मिलेगी चीज़ें, बस वो तो चेंज होने वाली है ना, जो उनकी स्पेसिफिक होंगी क्लाइंट स्पेसिफिक, वो चीज़ें चेंज होंगी। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ अदर रिलेटेड मैटर वो कहते हैं कुछ और एडिशनल मैटर्स भी देख लें। कमिश्नर SECP में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ, कहता है हो सकता है कि कमीशन किसी को ऑर्डर कर दे, स्पेशल ऑर्डर से मुराद है किसी स्पेसिफिक तरह की कंपनीज के लिए, मतलब सिर्फ शुगर इंडस्ट्री, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या इवन कोई स्पेशल कंपनी भी एक कंपनी के लिए भी कह सकता है। जनरल ऑर्डर से मुराद क्या होता है, सबके ऊपर ही अप्लाई होना है। अच्छा, वो कहता है कि वो कोई ऑर्डर भी कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है ऑर्डर को, दैट इन द केस ऑफ ऑल कंपनीज जनरली और सच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी एज में बी स्पेसिफाइड द ऑर्डर रिपोर्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ सच एडिशनल मैटर। वो कहता है कमीशन कुछ और भी कह सकते हैं, यार ये तो चलो है ही, ये कुछ और एडिशनल मैटर भी इसके अंदर डालो, ठीक है।
इस तरह द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस शैल बी रिव्यूड बाय द ऑडिटर हु शैल इशू अ रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ, ये लिख लें ज़रा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस से मुराद है कि भाई कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, सीईओ है, वो ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने कंपनीज एक्ट की तमाम तर रिक्वायरमेंट को फॉलो किया हुआ है, माना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी फिर ऑडिटर, ये लिस्टेड कंपनी के लिए वैसे लाजमी है, इसके ऊपर भी ऑडिटर साहब एक रिव्यू अपना देते हैं। हाँ भाई मैंने इसने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हमने मीटिंग करवाई है क्वार्टरली, चलो जी हमने देख भी लिया, इन्होंने करवाई थी। इन्होंने कहा हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए हुए थे, हमने देख भी लिया मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए थे। इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने ऑफिस चेंज किया था, रजिस्ट्रार को बताया था, हमने देख लिया, बताया था। तो बेसिकली वही कंपनीज एक्ट 2017 कैफ 7 में, कंपनी लॉ में आपने जो पढ़ा है, उसके अंदर भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहता है कि कंपनी ये कहेगी हमने सबको फॉलो किया है, ऑडिटर ने उसी के ऊपर एक रिव्यू रिपोर्ट दे देनी है, हाँ भाई मैंने भी देख लिया है अगर किया है, वरना उसके अंदर लिखा है कि नहीं नहीं भाई ये वाले मसाइल हैं। ओके। इस तरह ऑडिटर्स एक्सेस टू बुक्स एंड रिकॉर्ड, ऑडिटर का भाई राइट है तमाम बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स वगैरह हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए उनकी कॉपी कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उनसे ले सकता है। ये चीज़ें चाहिए। किसी भी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉई से वो कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। किसी भी बंदा, कोई भी बंदा इसके पास वो डाटा है, अकाउंटेंट वगैरह है, आपका क्लर्क है, जूनियर अकाउंटेंट है, जो भी है पर्सन, उससे भी डाटा ले सकता है। कंपनी कोई सब्सिडरी है उससे डाटा ले सकता है, सब्सिडरी की कोई ऑफिसर एम्प्लॉय वगैरह, मतलब ये सिंपल सी चीज़ें किन किन से डाटा ऑडिटर साहब रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अटेंडेंस एंड जनरल मीटिंग, भाई आपको पता है कि ऑडिटर एक परमानेंट सीट है। परमानेंट से मुराद है कि जब से उसको हायर किया जाता है टिल नेक्स्ट एजीएम, टिल नेक्स्ट एजीएम भी क्या, जब तक अगली एजीएम में अगला ऑडिटर नहीं होता तब तक ये बंदा वहाँ पे रहेगा, एजीएम के एंड होने तक ये वहाँ का ऑडिटर ही है। तो इसका मतलब है कि भाई इस बंदे को फिर एजीएम्स में भी बुलाया जाना चाहिए, लाजमी बुलाया जाना चाहिए। और अगर कोई रिटायर हो रहा है ऑडिटर, उसका राइट भी बनता है कि वो वहाँ पे आके बात भी कर सकता है कि भाईजान मैंने जाना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकता है, वहाँ पर बात कर सकता है कि क्या मसाइल थे जो मुझे निकाला जा रहा है, मुझे क्यों निकाला। ऑडिट रिपोर्ट सिग्नेचर, the auditor's report must state the name of the auditor, engagement partner, be signed, dated and indicate the place। यही वही सारी चीज़ें। अगर तो इंडिविजुअल है तो भाई वो साइन करेगा, अगर फर्म है तो फिर फर्म के नाम के साइन भी होंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के, और उसकी ज़ाहिर स्टैम्प वगैरह लगी जाती है, और एंगेजमेंट पार्टनर का साइन होता है। ओके। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर भाई नॉन कंप्लाइंस की जाती है, कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी के ऊपर ये पेनल्टियाँ लग जाएंगी, सिंपल है। और अगर ऑडिटर साहब किसी चीज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट करते हैं, मतलब उसने अपना सही तरह फॉलो नहीं किया, तो ऑडिटर के ऊपर भी है। लास्ट में देखें, इफ़ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज मेड विद द इंटेंट टू प्रॉफिट द ऑडिटर और एनी अदर पर्सन और टू पुट एन अदर पर्सन टू अ डिसएडवांटेज और लॉस फॉर अ मटीरियल कंसिडरेशन, द ऑडिटर शेल इन एडिशन टू द पेनल्टी प्रोवाइडेड अबव, जो ऊपर 5 लाख वाली है, कहते हैं इसके अलावा इसको कैद भी हो सकती है 2 साल तक की, और 1 मिलियन तक का जुर्माना भी हो सकता है। मतलब देखें, इसलिए शायद अक्सर मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑडिट जो करना है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। दुनिया में भी रिस्की है, लेकिन दुनिया में उसका रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे क्लाइंट्स ऑडिट के इतने पैसे नहीं देता, दूसरी सर्विसेज के फिर भी देता है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो कहता है हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो कहता है यार ये रिक्वायरमेंट भाई इन्होंने डाल दी है कंपनीज एक्ट ने, हमें तो कोई इतनी नीड ही नहीं है, हमने तो करनी ही 2 नंबर ही है। क्योंकि आपको पता है कि डबल डबल ट्रिपल बुक्स चल रही होते हैं। बैंक्स के लिए कुछ और है बुक्स, उधर बढ़ा के आगे चीज़ें दिखानी है। टैक्स वालों को बिल्कुल ही फ़कीर बन के दिखा देना है, और असल में कुछ और होता है सिलसिला, ठीक है। तो वो कहते हैं हमें कोई इतनी वैल्यू नज़र नहीं आती। तो ये मतलब रिस्क बड़ा ज़्यादा है पाकिस्तान में इस तरह के, देख लें। ओके भाईजान, ये अब हमारी जो है अभी तक होगी ये चीज़। अब इंशाल्लाह कल फिर ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह के ऊपर इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर।